तो बच्चों आज फिर हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसी टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसी में कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें समझेंगे हम लोग, है ना। तो लास्ट जो दिन था लेक्चर में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि तत्व क्या होता है ना, और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तत्व से। तत्व यानी एलिमेंट, चिल्ड्रन, तत्व यानी एलिमेंट, है ना। तो हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इनमें हमारा पहला जो टर्म होगा, हम यहीं से लेते हैं, फिर हमारा जो पहला टर्म होगा वो होगा तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक है। दूसरा जो है वो है परमाणु यानी कि एटम। तीसरा हम लोग करेंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल, और चौथा हम लोग करेंगे आयन, है ना। इन टर्म्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे क्या होते हैं ये तत्व, परमाणु, अणु, आयन। तो तत्व हम लोगों ने लास्ट भी डिस्कस किया था। तत्व क्या होता है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है जिसे हम तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है, तत्व कहलाती है। ये शुद्धतम अवस्था क्यों होती है? क्योंकि तत्व जो है ना एक ही टाइप के एटम से बना होता है। कोई भी तत्व जो है वो एक ही टाइप के नंबर ऑफ एटम से बना होता है, तो उसे हम तत्व कहते हैं ना। जैसे कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन तत्व है वो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन तत्व बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम एक तत्व है ना, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मिलके सोडियम तत्व बना लेंगे, है ना। चिल्ड्रन, आपको ये भी पता है कि ये जो तत्व हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी आज की डेट में हमें ये अराउंड 118 हमें पता है ना। और तत्व को हम उनके सिंबल की हेल्प से हमने रखा हुआ कहाँ पर? आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में आपको पता ना, आवर्त सारणी क्या है? ये तत्वों का क्लासिफिकेशन है। तत्वों का वर्गीकरण कहाँ दिया हुआ है? आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में तत्वों को उनके सिंबल के साथ रखा हुआ है, और यहाँ पर तत्वों के सिंबल के साथ आप उनका नाम क्या है और उनका परमाणु भार क्या है, उनका, है ना, उनका परमाणु भार क्या है, ये सब कुछ, और परमाणु भार के साथ उनका परमाणु नंबर क्या है, ये भी दिया हुआ है। तो आप अगर आवर्त सारणी में जाएंगे तो तत्वों को वहाँ रखा गया है, उनके सिंबल्स के साथ 118 एलिमेंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परमाणु या एटम। चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने देखा कि एलिमेंट जो है ना वो परमाणुओं से मिलके बना होता है, यानी कि परमाणु जो है वो तत्व की इकाई होता है। तत्व की इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है चिल्ड्रन। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु का ये ड्रॉबैक है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है ना, परमाणु कहलाता है। तो बच्चों, परमाणु और तत्व दोनों को हम एक ही सिंबल से, एक ही संकेत से दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन जो तत्व है उसका सिंबल H है, संकेत H है, तो हाइड्रोजन परमाणु का संकेत भी क्या है? H है, ठीक है। सोडियम परमाणु का भी जो संकेत है वो क्या है? Na है। सोडियम तत्व का भी संकेत Na है, सोडियम परमाणु का संकेत भी Na है ना। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? कि परमाणु जो है वो तत्व की इकाई है ना। परमाणु तत्व की इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। उसके बाद आते हैं बच्चों अणु। बच्चों, एक से ज़्यादा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के बाद अणु बनाते हैं। एक से ज़्यादा परमाणु
रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो कोई भी अणु जो है वो एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उदाहरण के लिए H2O एक अणु है, Cl2 एक अणु है, O3 एक अणु है, O2 एक अणु है, H2SO4 एक अणु है। चिल्ड्रन, तो एक से ज़्यादा परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, कुछ अणु ऐसे हैं जो एक ही टाइप के एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि Cl2 जो अणु है इसमें Cl के 2 परमाणु उपस्थित हैं। O3 ओजोन का जो एक अणु है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। O2 जो अणु है इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, है ना। H2SO4 जो अणु है इसमें हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। यानी कि अणु किसी एक तत्व के एक से ज़्यादा परमाणुओं के मिलने से भी बन सकते हैं या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मिलने से भी अणु बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी अणु हो गए। इसके बाद आते हैं आयन। आयन क्या होते हैं? आयन किन्हें कहते हैं बच्चों? ऐसा परमाणु जिस पर आवेश हो, आवेश युक्त परमाणु या आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आवेश युक्त परमाणु जैसे कि Cl- एक परमाणु है, उस पर आवेश लगा है माइनस का, नेगेटिव, है ना, तो ये एक आयन हो गया, है ना। जैसे कि H+, ये एक आयन है। जैसे कि OH-, ये समूह है परमाणुओं का, 2 एटम है यहाँ पर, 2 परमाणु है, तो ये समूह हो गया परमाणुओं का। ये भी क्या है? चार्ज स्तर है, आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। जैसे कि SO4(2-), ये भी आयन है ना, लेकिन ये परमाणुओं का समूह है जो आवेशित है। तो कोई आवेशित परमाणु या परमाणुओं का आवेशित समूह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। बच्चों, मुझे लग रहा है ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये टर्म्स जो है ना आपने पहले भी सुने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। अब बात करते हैं बच्चों, जो तत्व हैं, इन तत्वों में आप अगर आवर्त सारणी देखोगे तो आवर्त सारणी के 18वें समूह या 0 समूह जो है, 18वां समूह या 0 समूह, है ना, इसमें जो तत्व रखे गए हैं उन्हें हम नोबल तत्व कहते हैं। ठीक है, नोबल तत्व कहते हैं। और ये तत्व क्या हैं? कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जीनन है, रेडन है ना। ठीक है, ये तत्व हैं। और क्रिप्टन भी है, Kr। तो ये तत्व जो हैं इन्हें हम नोबल तत्व कहते हैं। और ये सभी तत्व गैसीय अवस्था में मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, है ना। तो इन तत्वों की खासियत क्या होती है बच्चों? इन तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहरी जो कोश होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके पास एक ही कोश है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी जो नोबल गैसेस हैं उन सभी के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। चिल्ड्रन, तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनों की ये कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन
इसे हम कहते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, है ना। और जिन तत्वों में इस तरह की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन मिलती है, वो उन तत्वों के परमाणु अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, है ना। वो अकेले घूम सकते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। तो नोबल तत्वों के परमाणु जो हैं वो साधारण परमाणुओं से अलग होते हैं। साधारण परमाणु जो हैं वो अकेले नहीं रह सकते हैं, है ना। वो अकेले नहीं रह सकते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना होता है, बट ये अकेले रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है बच्चों? कि सबसे बाहरी कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तत्व के पास एक ही कोश हो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये स्थायी विन्यास कहलाता है और ऐसे तत्वों को अभिक्रिया में भाग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। एक तो भौतिक वर्गीकरण है उनका, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो रासायनिक वर्गीकरण है। तत्व के 2 वर्गीकरण है बच्चों, है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर तत्व जो है ना वो गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं, है ना। तत्व गैस हो सकते हैं, गैसीय अवस्था वाले, द्रव अवस्था वाले, ठोस अवस्था वाले। गैसीय अवस्था वाले तत्व जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि नाइट्रोजन, है ना। द्रव अवस्था वाले तत्व जैसे कि ब्रोमीन, ठोस अवस्था वाले तत्व जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह, है ना। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया। रासायनिक अवस्था के आधार पर भी तत्व 3 तरह के होते हैं। पहले जो है वो है धातु, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु। मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ठीक है। धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम धातु हैं। उपधातु जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु हैं। अधातु जैसे कि कार्बन, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सभी अधातु हैं, है ना। तो धातुओं, जो धातु तत्व हैं वो उनमें कुछ धात्विक लक्षण होते हैं जिन्हें हम धातु कहते हैं ना। तो धातुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम धात्विक लक्षण कहते हैं, तो ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं। उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं के बीच वाले लक्षण होते हैं, है ना। यानी उपधातु में थोड़ी सी धात्विक होती हैं और थोड़ी सी अधात्विक होती हैं, उन्हें उपधातुएं कहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक एंड एंटीमनी। और अधातुएं क्या होती हैं? धातुओं की ठीक उल्टा लक्षण वाली होती हैं, है ना। जैसे कि धातुएं जो है ना वो विद्युत और ऊष्मा की संवाहक होती हैं, बट अधातुएं जो है ना संवाहक नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अणु। अणु के भी 2 टाइप होते हैं। अणु के 2 टाइप होते हैं बच्चों। एक होता है समपरमाण्विक, समपरमाण्विक अणु, और दूसरा होता है विषम परमाण्विक अणु। सम यानी कि आइसोएटॉमिक मॉलिक्यूल और विषम यानी कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आइसोएटॉमिक यानी समपरमाण्विक अणु जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि O3, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो
तो एक ही तत्व के एक से ज़्यादा एटम मिलकर के आइसोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो विषम परमाणविक अणु होते हैं उनमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का भी एटम प्रेजेंट है, विषम परमाणविक। जैसे कि HCl विषम परमाणविक है ना, जैसे कि H2SO4 हाइड्रोजन का एटम्स हैं, सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी है, ये विषम परमाणविक अणु है ना। आयन भी दो तरह के होते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयन है ना एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम मेटलिक आयन यानी धात्विक आयन या क्षारीय आयन भी कहते हैं। धनावेशित आयन, धात्विक आयन या क्षारीय आयन है ना। नेगेटिव आयंस को हम अधात्विक आयंस, ऋणावेशित आयन या एसिडिक आयंस भी कहते हैं है ना, अम्लीय आयन। ठीक है बच्चों, तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं इन्हें हम अम्लीय आयन, अम्लीय या अधात्विक भी कहते हैं है ना, और पॉजिटिव को धात्विक या क्षारीय आयन भी कहते हैं। ठीक है, धात्विक आयन जैसे कि सारे पॉजिटिव आयन Na+, जैसे कि NH4+ है ना। अम्लीय आयन जैसे कि Cl-, SO4 2-। तो जितने भी ऋणावेशित आयन होंगे वो अम्लीय आयन होंगे, जितने भी धनावेशित आयन होंगे वो क्या होंगे, धात्विक आयन या क्षारीय आयन भी होंगे। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लग रहा इन टर्म्स में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे टर्म्स इसमें से आप पहले से जानते हो है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। इसके बाद चिल्ड्रन, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या डिस्कस करेंगे क्लास में। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, परमाणु भार और आणविक भार। बच्चों, परमाणु भार और आणविक भार डिस्कस करेंगे ना। तो परमाणु भार और आणविक भार, परमाणु का भार किसी एलिमेंट के एक परमाणु का भार क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है, और किसी सब्सटेंस के एक अणु का भार जो होता है उसे आणविक भार कहते हैं है ना। तो ये डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर लंबा जा रहा है, तो हम लोग आणविक एंड परमाणु भार को जो है ना वो नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप रिवाइज़ करिएगा। इन आयंस के कुछ और एग्जांपल्स भी आप फाइंड आउट करिएगा, उन्हें नोट करिएगा। वैलेंसीज जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आयंस पे जो आवेश लगे हैं इनको आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ आपको क्लियर है तो आपका जो केमिस्ट्री का बेसिक्स है वो क्लियर होगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लियर होगी, और आप किसी भी लेवल की केमिस्ट्री को लिख और पढ़ सकते हो है ना बच्चों। कभी कभी होता है कि केमिस्ट्री हम लर्न कर लेते हैं, लर्न करते हैं और लर्न करते समय प्रॉब्लम आता है कि हमें बेसिक्स नहीं पता है, तो हमें आयंस या अणुओं के फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ते हैं, जो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें अगर आयंस के सिंबल वगैरह लर्न है तो हम आसानी से अणु को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ही दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।